आईपीओ हो तो ऐसा खास पेशकश हमारी, जिसमें आईपीओ बाजार से जुड़ी तमाम हलचलों के बारे में आपको लगातार हम अपडेट दे रहे हैं। लेकिन आज का दिन काफ़ी खास है, क्योंकि एक तो पीएसयू पे हम लोगों का मतलब ठप्पा लगा हुआ है कि मतलब पीएसयू पे तो बात होगी, और तो पीएसयू से जुड़ा आईपीओ है। और क्या रिस्पांस मिल रहा है पहले ही दिन, जैसा कि और इसको हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्ष, मुझे लगता है इतने पहले से शायद ही किसी आईपीओ पे हम लोगों ने कवरेज शुरू हुई की हो। मतलब 4-5 दिन तो हो गया होगा, 6 दिन कि हम लोग बता रहे हैं कि इस हफ्ते आने वाला है, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, तो लगातार कवरेज है सर। और रचित जी हमारे साथ हैं। तो पहले जरा हर्ष से जरा फंडामेंटल्स पे और जो सब्सक्रिप्शन के ज़बरदस्त आंकड़े देखने को मिल रहे हैं उस पर जरा नंबर्स पे फोकस करते हैं, फिर रचित जी से पूछते हैं। हर्ष बताइए। जो कोल इंडिया की सब्सिडरी भारत कुकिंग कोल का आईपीओ आज से खुल गया है। और अगर सबसे पहले सब्सक्रिप्शन के आंकड़े देखें तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर का जो है अभी 0.0 गुना के 3 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। लेकिन एनआईआई का आंकड़ा देखिए 9 टाइम्स हुआ है। रिटेल पार्टिसिपेशन ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। आप देखिए 6 गुना सब्सक्राइब हो गया है। और टोटल अगर आप देखें तो यहाँ पर 4 गुना सब्सक्राइब हुआ और आधे घंटे के अंदर ये फुल्ली सब्सक्राइब हो गया था। हम अपने दर्शकों को बता दें। अब इसके बाद इसके थोड़े से फंडामेंटल्स को जान लेते हैं, उसके बाद तमाम तरह की चीज़ों को समझ लेंगे। आप ये देखिए इस कंपनी की स्ट्रेंथ कैसी है। इंडिया लार्जेस्ट कुकिंग कोल प्रोड्यूसर है विद द लार्ज रिजर्व। भारत का सबसे बड़ा जो है यहाँ पे जो है कोल प्रोड्यूसर है यहाँ पे, अगर आप कुकिंग कोल की बात करें इस लिहाज से। और FY25 के हिसाब से अगर आप उत्पादन देखें तो करीब 58.5% के आसपास का हो जाता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड माइंस एंड वॉशरीज, क्योंकि यहाँ पे देखिए वॉश्ड जो कोल्स होते हैं उसमें भी कंपनी डील करती है यहाँ पे। तो ऑपरेशनली एफिशिएंसी है कंपनी की, हाई क्वालिटी जो कोल प्रोडक्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। डिमांड आउटलुक जो खासतौर पर है, और साथ में जो बैकिंग है कोल इंडिया की, क्योंकि हम अपने दर्शकों को बता ही रहे थे कि जो पेडिग्री है कंपनी की वो कोल इंडिया है और उसी की सब्सिडरी है। तो ये एक चीज़ यहाँ पे जो डिमांड है उसके हिसाब से भी काफ़ी बेहतर स्थिति दिखाता है। कंसिस्टेंट ग्रोथ, सॉलिड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यहाँ पर है। लगातार कंपनी की जो ग्रोथ है हम लोग देख रहे हैं, जो फाइनेंशियली दिखाती है कि स्टैग्नेंट ग्रोथ दिख रही है यहाँ पे, और धीरे धीरे वो आगे बढ़ती हुई दिख रही है। अब कुछ यहाँ पे कुछ जो है रिस्क की बात कर लेते हैं यहाँ पर एक बार। आप देखिए जो ऑपरेशन कंसंट्रेटेड जो है वो लिमिटेड लोकेशंस के ऊपर है। आप ये देखिए कि झरिया के झारखंड में, रानीगंज पश्चिम बंगाल में निर्भरता बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पर। तो वो एक रिस्क जो है कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क बनता हुआ दिखता है। डिपेंडेंस किसके ऊपर है? रॉ कुकिंग कोल के ऊपर सबसे ज़्यादा है। करीब आप रेवेन्यू का देखें तो करीब 77% जो है इसमें हिस्सेदारी आ जाती है। तो ये एक रिस्क बनता हुआ दिखता है। और आप देखिए एक्सपोजर जो है कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज के ऊपर है। किस लिहाज से? अगर आप 30 सितंबर 2025 तक देखें तो वो करीब 3598 करोड़ के आसपास का बनता है। तो ये एक लाइबिलिटी के लिहाज से आपको ध्यान में रखनी चाहिए। टॉप 10 कस्टमर है यहाँ पे। कस्टमर रिस्क रहता है, अगर आपकी यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा हो तो ठीक रहता है, लेकिन अगर लिमिटेड हो, कोई भी कस्टमर बड़ा कस्टमर इधर से उधर होगा तो वो डिपेंड करेगी चीज़ों को लेकर। फिर उसके बाद रॉ मटेरियल प्राइसिंग और सप्लाई को लेकर सरकार के हाथ में नहीं है यहाँ पर। सप्लाई की बहुत सारी चीज़ों को लेकर, जिस तरीके से डिमांड के अलावा भी बहुत सारी जो माइनिंग होती है उसकी जो असर होता है वो हमें देखने को मिलता है। तो ये जो रिस्क फैक्टर है इसको ध्यान में रखा जा सकता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और आप ये देखिए प्राइस बैंड, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्रेज जो है इसके प्राइस बैंड को लेकर है। 21 से लेकर 23 रुपये प्रति शेयर के भाव पर है यहाँ पे। लॉट साइज जो है वो 600 शेयरों का है। इशू साइज देखें आप तो 1071 करोड़ के आसपास का है। 46 करोड़ से ज़्यादा के शेयर्स होंगे। पूरे तरीके से OFS है। कोल इंडिया अपना जो हिस्सेदारी है वो माल जो है वो निकालती हुई दिखेगी यहाँ पे। इसके बाद अगर आगे बढ़े यहाँ पर तो आप ये देख लीजिए फाइनेंशियल्स आपके सामने 2023, 24, 25 टोटल इनकम 13,000 करोड़ के आसपास थी 2023 में। 24 में करीब 14,600 करोड़, 650 करोड़ के आसपास पहुंचते दिखे। लेकिन उसके बाद एक स्लाइटली सा डिप, मामूली सा डिप जो है वो 2025-31 मार्च में आता हुआ दिखा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी बिल्कुल सेम सिनेरियो है। एक अच्छा जंप 2023 से 24 में देखने को मिला, लेकिन एक फिर डिप 2025 में आता हुआ दिखा है। एबिटा की बात करें यही स्थिति है यहाँ पर। और बोरिंग की बात करें तो अभी जो है ये बोरिंग जो है करीब 1,500 के आसपास है। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी ग्रे मार्केट में देखने को मिल रही है। एक टाइम में तो 70% पे था इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम, अब 43% के आसपास पर है। 10 रुपये प्रति शेयर के भाव के ऊपर दिख रहा है यहाँ पर, और 33 रुपये के भाव पर लिस्टिंग की संभावना है। चलिए, तो अभी भी यहाँ पर ग्रे मार्केट के अंदर 43% से ज़्यादा का प्रीमियम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। रचित सर, तमाम फंडामेंटल्स आपने पढ़े देखे होंगे, आप कैसे देख रहे हैं इस आईपीओ को? सर पहले तो आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मतलब 5 सेकंड में लेना चाहूंगा। हर्ष जी आज थोड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं। पता नहीं मतलब क्या बात है, कि घर से झगड़ा हुआ है या क्या हुआ है। फ्राइडे को इनके बहुत सारे शोज रिकॉर्ड करने होते हैं सर, तो उसका तनाव हो जाता है ना। और शुभम जी है नहीं, और वो जो है क्या नाम है, अभी बोनस पॉइंट को लेकर के भी चर्चा चल रही है किसको करना है।
तो जो है हो सकता है हर्ष को लग रहा हो कि मेरे ऊपर कहीं जिम्मेदारी ना आ जाए, तो तनाव में थोड़ा सा महसूस कर रहे हैं। ठंड का दिन है, आते ही बहुत दूर से हैं, इस वजह से। जी सर। सर देखिए, इसको आप ऐसे मत लीजिए कि ये पैसा ओएफएस है और कोल इंडिया में जा रहा है। आप इसके पीछे का रीजन अगर समझेंगे ना सर, मैनेजमेंट को मैं सुन रहा था कल, दे आर वेरी क्लियर विद द आइडिया कि एक ये प्रॉपर इसमें डिविजन क्रिएट करना चाह रहे हैं, नंबर्स आपको क्लियर केस दिखने लग जाएं। अभी इनको फंड की कोई भी ऐसी जरूरत नहीं है, बट एक एंटिटी है और उस एंटिटी की अपनी वैल्यू है। वो वैल्यू रियलाइजेशन के लिए ही ये पूरा पूरा काम किया जा रहा है। और सर बहुत मेजर स्टेक है। एक और इसमें चीज है सर, इनका जो कोल ऐश होता है वो स्टील इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसको भी ये बहुत अच्छे से सप्लाई करते हैं, क्योंकि इनका आई बिलीव शायद 40% ऐश होता है इनके कोल में, और वो सारी चीजें भी हैं। तो उस चीज से भी आप देखें, स्टील इंडस्ट्री के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट पोजिशनिंग अपनी करके रखे हुए हैं। अच्छी एंटिटी है। एक इन्वेस्टर के लिए तो मैं आपको बोलूंगा कि डेफिनेटली आप इसमें फंड अपना डिप्लॉय कर दीजिए, बट ये स्टॉक आपको बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं करता हुआ देगा। अगर आपको लग रहा है ये फिजिक्स वाला मीशो या ग्रोथ टाइप मूवमेंट करेगा, वो कुछ नहीं करने वाला। जो जीएमपी है, अगर उतना भी आपको रिटर्न मिल रहा है तो बहुत डिसेंट है। और अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए कर रहे हैं तो ये मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा, क्योंकि आजकल सर मार्केट डिसाइड करता है प्राइसिंग, हम लोग कोई नहीं होते, हमारा एनालिसिस धरा का धरा रह जाता है। 6 से 12 रुपए के बीच में कोई भी आपको रिटर्न मिल सकता है ऑन द डे ऑफ लिस्टिंग। इफ यू आर एन इन्वेस्टर, यू शुड डेफिनेटली कीप दिस स्टॉक इन पोर्टफोलियो। अच्छा है और फ्यूचर में अच्छा ग्रोथ आपको देगा और डिविडेंड यील्ड भी अच्छी आएगी इसकी। तो अगर लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने कहा कि यहाँ पर 10 से 12, 6 से 12 है ये बोलो। हाँ, 6 से 12 रुपए तक का अपसाइड मिल सकता है, जो ग्री मार्केट प्रीमियम भी दिखा रहा है कि जो है करीब 43% का प्रीमियम जो है देखने को मिल सकता है। सर जब एक तो छोटा साइज़ है इसका, मतलब टिकट साइज़ छोटा है, मतलब साइज़ नहीं, टिकट साइज़ जो छोटा होता है तो उसमें बहुत रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है, और वो आज देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको कि ये आईपीओ नहीं मिलेगा। हो सकता है कि जब इस तरह का रिस्पांस मिलना शुरू होता है, आखिरी में जाके 70 गुना 60 गुना इस तरह के रिस्पॉन्सेस देखने को मिलते हैं। तो अब जिनको नहीं मिलेगा, क्या उनको जंप करना चाहिए लिस्टिंग के दिन? किसी भी भाव पे ले लें इसको, अगर नज़रिया लॉन्ग टर्म का है? और जो लोग लिस्टिंग गेन के लिए ले रहे हैं, तो उनको जो मिल जाए वो लेके तुरंत निकल जाए? आपका व्यू क्या है इसको लेकर के? दोनों सवाल। सर देखिए, ज्यादा स्पेसिफिकली क्लैरिटी तो तभी आएगी जिस दिन लिस्टिंग हो रही होगी कि किस प्राइस पे ये लिस्टिंग करता है। मगर आपका जो पहला सवाल था कि क्या अगर आपको आईपीओ नहीं मिलता है तो आपको किसी भी प्राइस में ले लेना चाहिए, देखिए नहीं, वो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। 23 रुपए इसका सर मैं समझता हूँ आईपीओ प्राइस निकल कर आएगा। अगर आपको 27 रुपए तक भी मिलता है और लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको लेना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार लेके रख सकते हैं, बट पूरा नहीं। क्योंकि सर हमने कितनी बार देखा है आईपीओ का 1-2 दिन के प्राइस डिस्कवर होता है, उसके बाद मोमेंटम आता है, और कोई कितना ही अच्छा स्टॉक क्यों ना हो, मार्केट जिस तरीके से वॉलेटाइल है, लोअर लेवल पे भी आपको देखने को मिल सकता है। 50% वहां लेंगे, 50% कूल ऑफ करेगा, फिर वहां लेंगे। और लिस्टिंग जहां पे होती है सर, एक क्लियर केस है। मतलब आप देखेंगे ना, मैं हर आईपीओ के लिए एक ही चीज बोलता हूं, अगर हायर लेवल पे लिस्ट होता है ना, उसके नीचे जो टेक्निकल पॉइंट होता है, वहां के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन मेंटेन करते रहिए। इसके लिए भी मैं यही बोलूंगा, ये जिस दिन लिस्ट होगा, अगर उस दिन हम कनेक्टेड होंगे, तो डेफिनेटली ऐसा ही कुछ स्टॉप लॉस के साथ मैं पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करने के लिए बोलूंगा। ठीक सर। अब दूसरा महत्वपूर्ण सवाल आता है, चलिए ठीक है, आईपीओ में पैसे लगाए और नहीं लगा आईपीओ, और फिर ठीक है लिस्टिंग के दिन भी नहीं लेना है मान लीजिए, तो कोल इंडिया में क्यों ना पोजीशन बना लें? कोल इंडिया क्या ये इस रैली को कंटिन्यू कर सकता है क्या? कोल इंडिया का भविष्य कैसा लग रहा है यहाँ से आपको? हालांकि एक अच्छी रैली आ चुकी है, आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है। कोल इंडिया क्या बेहतर विकल्प हो सकता है 1 महीने में 10-11% की रैली के बाद? सर देखिए, कोल इंडिया अच्छा लगता है, बट कोल इंडिया के लिए पहले भी मैं बोल चुका हूं, अभी भी एक ही चीज बोलूंगा, पोजीशन यहां नहीं बनाएंगे सर, कूल ऑफ करने दीजिए। 408 से 412 की रेंज में आएगा, वहां बनाएंगे। और सर ये दिख रहा था कूल ऑफ, मतलब एक्सट्रीम लेवल, क्योंकि और भी हम जगह बैठे होते हैं, कोई कोई लोग इसका 480 का टारगेट दे रहे थे कि वहां के पहले तो रुकेगा ही नहीं। अनरीजनेबल बातें यही है। 448 वाज मैक्सिमम, 448 से 452 मार्केट उसके पहले ही करेक्ट कर गया। वैल्यू अनलॉकिंग होगी और भी आईपीओ आएंगे, ऐसी बात नहीं है, बट यहां एकदम से पकड़ना नहीं, कूल ऑफ करने दीजिए। 408 से 412 आएगा तब देखिए।
चलिए, ये बात निकल के आई है। हाँ, तो ये बात यहाँ पर इसी के साथ हर्ष और कुछ पूछना चाह रहे हैं आप इस IPO से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण बात जो मुझसे छूट गई हो? नहीं सर। तो ये बात है यहाँ पर, तो अभी आप अप्लाई कीजिए। अच्छा, एक चीज़ और इसमें जो है, अंजलि जी पूछ रही हैं मदरसन के बारे में, 117 पे लेके बैठा है। अंजलि जी, हाथ जोड़ के आपको नमस्कार है। आप जो है शनिवार को दोपहर में 2 बजे आप देखिए कार्यक्रम छोटे शहर ऊंची छलांग। कोई मौका मिलता है, हम लोग प्रमोशन करने से चूकते नहीं है, तो आप वहाँ पे आपको उत्तर मिल जाएगा। तो वहाँ पे उससे पहले आपके लिए होमवर्क दे दिया है। वेबिनार के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो रजिस्ट्रेशन करा करके वेबिनार में ज़रूर जुड़िए आप, है ना। तो इससे आपको पता लगेगा कि जब कहाँ पे आप गलती कर रही हैं, किस तरह की गलतियों को रिपीट नहीं करना है। तो वेबिनार में जुड़िए। वेबिनार के बाद आपको दूसरा असाइनमेंट दिया जाएगा छोटे शहर ऊंची छलांग का। कल के लिए 2 ही रखिए फिर, ताकि मतलब जो है ज़्यादा बोझ ना हो जाए। तो हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। तो इस सेगमेंट को करते हैं यहीं पर समाप्त।